हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री अर्थात इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं जो ये नया वीडियो बनाने जा रहा हूं वो रिडॉक्स अभिक्रियाओं के ऊपर बनाने जा रहा हूं। आशा करता हूं आप इसको ध्यान से सुनेंगे और मेरे इन वीडियो में आप ऐसा महसूस करेंगे कि घर पे बैठे बैठे हम कक्षा में पढ़ रहे हैं, अर्थात क्लासरूम टीचिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो आप मेरे वीडियो में पाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? इंग्लिश में लिखा है रिडॉक्स, REDOX, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं और दूसरी अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं, अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं। इसलिए रिडक्शन से RED और ऑक्सीडेशन से OX लेकर के ये रिडॉक्स बनाया है, इसलिए इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हिंदी में इनको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। अब सबसे पहले हमने ऑक्सीकरण का नाम दिया, इसी ऑक्सीकरण का नाम दिया। ऑक्सीकरण का नाम आया कहां से हमें? ये प्राचीन में जब रसायन शास्त्र की प्राचीन अवस्था के अंदर था, जब बहुत कम ही तत्व, लगभग 30-35 तत्वों के बारे में हम जानते थे, उस समय जो तत्व प्राप्त हुए हमें वो सारे के सारे जमीन से प्राप्त हुए। कोई भी तत्व हमें स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ और पृथ्वी में अर्थ क्रस्ट में तो ये जो है ऑक्साइड के रूप में मिले। इस तब वैज्ञानिकों ने को ये ज्ञान हुआ कि ये जाना वैज्ञानिकों ने कि वायुमंडल की ऑक्सीजन इन तत्वों से क्रिया करती है तो ऑक्साइड बना देती है। तो क्या बना देती है? ऑक्सीजन जो जुड़ गई तत्व से तो वो क्या कहलाते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। इसलिए बहुत ही सिंपल सी बात ये आ जाती है, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? जब ऑक्सीजन किसी तत्व से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन, इस प्रकार से मैंने क्रिया लिखी है, बहुत सारी क्रिया लिखी है। आप इनके उदाहरण दे करके बता सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम के तार को जलाइए पीते को ऑक्सीजन में तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन राख बन जाएगी। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती, किसके रूप में पाई जाती है? पानी के रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्रिया के नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया, नाइट्रोजन परऑक्साइड बना लिया, अंत में नाइट्रेट, नाइट्रेट बहुत है उसके अंदर। इसलिए ये CO, CO2 है, Fe, लोहा है, लोहा उसके ऑक्सीजन के रूप में मिलता है, ऑक्साइड के रूप में हेमेटाइट मिलता है, एल्यूमिनियम है बॉक्साइट के रूप में मिलेगा। इसलिए प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके 90% ऑक्सीजन से तत्व जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए हमें इस अभिक्रिया को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फिर मैं रिवाइज करता हूं कि जब ऑक्सीजन किसी तत्व से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। उसके बाद में इसका विपरीत क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन अर्थात जब हम ऑक्सीजन को जुड़ना किसी तत्व के साथ कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन को हटाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को वहां से हटाना ही क्या कहलाएगा? कि अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अर्थात किसी ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को जब हटा लिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ऑक्साइड रिमूव कैसे करेंगे? जैसे लोहे को फेरस ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया तो ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ चली जाएगी, Fe बच जाएगा। Fe2O को कार्बन ऑक्साइड तो यहाँ FeO बच गया, CO2 बच गया। फिर इस FeO को वापिस ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन हटाई जा रही है ऑक्सीजन ऑक्साइड में से। यहाँ 2 के साथ 3 थी, यहाँ 2 के साथ 1 के साथ 1 ही है, CO को हाइड्रोजन से। तो इन जितनी भी अभिक्रियाएं हैं इनमें ऑक्सीजन को ऑक्साइड से पृथक किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इसलिए इन अभिक्रियाओं को क्या कह दिया जाता है? अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं।
लेकिन जो जो रसायन का, केमिस्ट्री का विकास होता चला गया, हमें और बहुत सारी क्रियाओं का पता लगा। जैसे ये नोट कर ली होगी आपने मैं बताता हूं आपको, आपने नोट कर ली। जैसे क्या किया हुआ कि अभिक्रिया लिया कि ये मैग्नीशियम है और ये क्या करता है, क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेता है, MgCl2 बना लेता है। उसी तरह से मान लो कैल्शियम है, वो फ्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से क्रिया करके, एल्यूमिनियम नाइट्रोजन से क्रिया करके ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देती है। अर्थात इस प्रकार की जब अभिक्रियाएं होती हैं, हम बहुत सारी क्रियाओं का, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन भाग ही नहीं लेती, उन अभिक्रियाओं के बारे में हम क्या कहेंगे। इसलिए ऑक्सीकरण की परिभाषा का विस्तार करना पड़ा, ऑक्सीजन की परिभाषा का क्या करना पड़ा, विस्तार करना पड़ा। और उसी प्रकार से ऑक्सीजन अपचयन की भाषा का भी क्या करना पड़ा, विस्तार करना पड़ा, जिससे अधिक से अधिक क्रियाएं उसमें सम्मिलित हो सके। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की परिभाषा के विस्तार के अनुसार उसको क्या कहा जाता है, प्राचीन धारणा या पूर्व धारणा। मैं आपको इतिहास से बता रहा हूं, धीरे धीरे आखिर में ऑक्सीकरण तक जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तक जाऊंगा। मैं आखिर में जब बताऊंगा, मैं आपको इसका प्रारंभिक इतिहास बता रहा हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन आए कहां से है, ऑक्सीकरण अभिचयन का नाम कहां से पड़ा, वहां से आपको बता रहा हूं। इसलिए आप इसको, तो इसलिए जब उन अभिक्रियाओं में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आई वैज्ञानिकों के सामने कि उन अभिक्रियाओं में जिनमें ऑक्सीजन भाग ही नहीं लेती, उन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण और अपचयन में कैसे परिभाषित करें। इस प्रकार से नई अभिक्रियाओं को फिर ऑक्सीकरण अपचयन, इसलिए ऑक्सीकरण और अपचयन की जो मैंने परिभाषा बताई है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, उसमें हमें कुछ विस्तार करना पड़ेगा। इसलिए उस विस्तार करने के पश्चात हम उसको क्या कह दिया जाता है, पूर्व धारणा या प्राचीन रिडॉक्स अभिक्रियाओं की पूर्व धारणा अथवा प्राचीन धारणा। उसके अनुसार उसकी परिभाषा क्या होगी, रिडॉक्स अभिक्रियाओं की पूर्व प्राचीन धारणा, ये परिभाषा मैंने लिख दी है। ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन अथवा ऋणात्मक भाग की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की कमी होती है। मैंने इसमें कुछ स्पेस छोड़े हैं, आप इस परिभाषा को बिना स्पेस दिए केवल ऑक्सीकरण की परिभाषा लिख दें तो बढ़िया होगा। मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये रिक्त स्थान छोड़े हैं। क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूं, ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन अथवा ऋणात्मक भाग की वृद्धि तथा हाइड्रोजन अथवा धनात्मक भाग की कमी होती है। उन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब इन अभिक्रियाओं, इस परिभाषा को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके उदाहरण देने पड़ेंगे। तो यहां से सबसे पहले ऑक्सीकरण वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो ये तो मैंने बहुत सारी अभिक्रियाएं लिख दिया है कि जैसे मान लो 2Mg प्लस O2 वाले जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी लिख सकते हैं। 2MgO। अब इस अभिक्रिया को ऋणात्मक शब्द कहां से आया, मान लो मैं यहां पर कैल्शियम के साथ में यहां पर फ्लोरीन जोड़ देता हूं तो CaF2 हो गया। Mg के साथ में यहां मैंने क्लोरीन जोड़ दिया तो ये MgCl2 हो गया। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम के साथ में मैंने नाइट्रोजन को जोड़ दिया तो यहां 2ALN हो गया। तो अब आप ऑक्सीजन की वृद्धि को तो ऑक्सीकरण कह दिया आपने कि ऑक्सीजन की क्या ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण है, सही बात है। लेकिन इन दोनों में
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, इनमें समानता क्या है? इनमें ये समानता है कि जैसे मैंने आपको एक शब्द दिया कि मान लो क्या चीजें की स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई नाम दिया कि जो है उसमें कुछ क्या समानता होती है, उस प्रकार से यहाँ ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन और नाइट्रोजन, इनमें ये समानता है कि ये सभी विद्युत ऋणी हैं। विद्युत ऋणी है, विद्युत ऋणी है, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, तो इसलिए ये ऋणात्मक भाग हो जाता है। ऑक्सीजन ऋणात्मक भाग बनाती है तो ये नाइट्रोजन भी। इसलिए हम ऋणात्मक भाग की जब चर्चा करते हैं तो वो जैसे ऑक्सीजन भी ऋणात्मक भाग बढ़ाती है, उसी प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और या अन्य गैसें वो भी ऋणात्मक भाग में वृद्धि करती है। इसलिए इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन की वृद्धि बता दी और ऋणात्मक भाग की वृद्धि बता दी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होती है तथा हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की कमी। हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की वृद्धि होना, इसके लिए मैं आपको बताता हूं हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की, हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की कमी। तो इसके लिए आप लेंगे H2S प्लस ऑक्सीजन से क्रिया कर दो 2H2S का निशान 2H2O प्लस 2S, ये S बाहर आ गया। S से हमने हाइड्रोजन को यानी हाइड्रोजन का कमी कर दी, हाइड्रोजन को हटा दिया, वहां से कमी कर दी, यानी कि इसलिए ये भी क्या होगा ऑक्सीकरण। यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाता है। सल्फर का क्या होता है? ऑक्सीकरण। सल्फर का ऑक्सीकरण है ये, सल्फर का ऑक्सीकरण। तो इसका उदाहरण दिया मैंने, हाइड्रोजन की कमी, धनात्मक भाग की कमी। धनात्मक भाग की कमी के लिए आप ये एग्जाम्पल लेंगे K4FeCN6। उदाहरण आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। FeCN6 प्लस H2O2 प्लस H2O2, तो आप यहां लिख देंगे K3FeCN6 प्लस 2KOH। संतुलित करेंगे तो यहां 2 का गुणा कर देना, यहां 2 3 6 और 2 8 को और 2 6 8, ये संतुलित होगी समीकरण। तो यहां पर आप देखेंगे कि धनात्मक भाग क्या चीज है? K4 और यहां क्या है? K3 है। इसलिए यहां धनात्मक भाग की कमी हो गई है, अतः ये क्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण क्रिया कहलाएगी। तो ये इसका योग सभी क्रियाओं का पूर्व प्राचीन धारणा मैंने इसका विस्तृत कर दिया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन क्रियाओं को भी ले सकते हैं जो ऑक्सीजन के अलावा अन्य क्रिया होती है। जैसे मैग्नीशियम की यदि फ्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण है, कि सोडियम की यदि क्लोरीन के ऑक्सीजन के साथ या किसी के साथ ब्रोमीन के साथ क्रिया होती है तो वो ऑक्सीकरण है। तो अन्य क्रियाओं का भी यहाँ पर समावेश हो गया इस परिभाषा में। हमने इस परिभाषा को ऑक्सीजन के साथ में ऋणात्मक भाग या धनात्मक भाग की वृद्धि कमी जोड़ करके इसका विस्तार कर दिया। अब मैं इसी परिभाषा से आपको अपचयन की परिभाषा बता देता हूं। तो अब आपने ये तो लिख लिया होगा, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? अपचयन की परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर आप अपचयन शब्द लगाए, अपचयन। अब आप ऑक्सीकरण को छोड़े। अपचयन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीजन या ऋणात्मक भाग की वृद्धि नहीं बल्कि आप कमी करेंगे। क्या करेंगे? कमी होती है, तथा हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। इसलिए मैं इस पे टिक का निशान करता हूं। ऑक्सीजन अपचयन वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें
ऑक्सीजन या ऋणात्मक भाग की कमी होती है और तथा हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की वृद्धि होती है, ये वृद्धि होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। तो इसी परिभाषा में आप दोनों परिभाषाओं का समावेश कर दिया है। आप इन दोनों परिभाषाओं को अलग अलग भी लिख के याद करें, या जो विद्यार्थी इंटेलिजेंट है वो एक साथ ही याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या चीज है, इनके उदाहरण देने पड़ेंगे। अपचयन में ऑक्सीजन की कमी करनी है, ऑक्सीजन की कमी करनी है, तो ऑक्सीजन की कमी तो आराम से हो जाएगी। मान लो 2Hg हो गया, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, तो आप इनको ध्यान देना। इनको जिसको Hg को गर्म करेंगे तो 2Hg प्लस O2 ये बन जाएगा। ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए ये अपचयन हो गया। क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। और उसके बाद में ऋणात्मक भाग की कमी करनी है, तो यहां मान लो आपने FeCl3 ले लिया, FeCl3 ले लो, 2FeCl3 प्लस H2, यहां 2FeCl2 प्लस 2HCl हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार से इस जगह भी आपने 3 क्लोरीन थी, यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गई, इसलिए ऋणात्मक भाग की यहाँ पर क्या चीज हो गई, कमी हो गई है। तो ये ऋणात्मक भाग की कमी तथा हाइड्रोजन या धनात्मक भाग की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ इसलिए इसको हम अपचयन कैसे कहेंगे, तो हाइड्रोजन की वृद्धि के लिए हम ये कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन और फिर इसको आप क्या कर दे CH3 और CH3, ये भी अपचयन है। इसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ sp2 का कार्बन है और ये sp3 का कार्बन है। sp3 का कार्बन में चेंज होना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना, कम होना, इसलिए ये भी अपचयन में आता है। तो और धनात्मक भाग की ये क्या चीज आ गया, हाइड्रोजन की वृद्धि बता दिया मैंने। और अब धनात्मक भाग की वृद्धि और बताऊं, तो धनात्मक भाग की वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आपको देखेंगे, धनात्मक भाग की वृद्धि यहां से कौन सा लेंगे, HgCl2। धनात्मक भाग की वृद्धि के लिए बता रहा हूं, HgCl2 प्लस SnCl2 इसका 2HgCl2 इसका 2Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो ये Hg2Cl2 जो है, ये यहाँ एक Hg है 2 के साथ में, यहाँ 2 के साथ में 2 Hg हो गए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, धनात्मक भाग की वृद्धि होती है। ये धनात्मक भाग की वृद्धि के लिए आप ये एग्जाम्पल दे, तो आशा करता हूं आप इसको अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि ये प्राचीन धारणा है। अब प्राचीन धारणा में ये जो क्रिया मैंने लिखी है, इसको मैं दोबारा लिख के बताता हूं, आपको थोड़ा नीचे लिख के बताता हूं कि यहां से सभी क्रिया को आप वापिस ही लिखेंगे कि 2HgCl2 प्लस SnCl2 की निशान Hg2Cl2 प्लस SnCl4। इस क्रिया को देखो, इस क्रिया में HgCl2 से क्या बना, Hg2Cl2 बन गया। तो यहां से धनात्मक भाग की वृद्धि हो गई, धनात्मक भाग की वृद्धि हो गई, इसलिए ये क्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन है। अपचयन, इसलिए इसको अपचयन कहते हैं। और फिर यहां से SnCl2 से SnCl4 बना। तो इसमें क्या हुआ कि ऋणात्मक भाग की वृद्धि, ऋणात्मक भाग की, ये ऋणात्मक भाग की वृद्धि होती है, तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसलिए ये ऑक्सीकरण है, इसलिए ये ऑक्सीकरण है। अतः रिडॉक्स रिएक्शन में
ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ चलती हैं। ये दोनों की दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्का है। अर्थात यदि जहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है वहां पर अपचयन अवश्य होगा। ये इसलिए जहां पर ऑक्सीकरण है वहां पर अपचयन अवश्य होगा। जैसे मान लो मैं आपको इसी क्रिया के लिए बता देता हूं। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम को लिया मैंने 2Mg+O2। अब तक मैंने इसको 2MgO कहा है, MgO का। अब तक तो मैंने यही कहा है कि ये ऑक्सीकरण है, लेकिन मैं इसको यदि मैं कहूं कि इसको अपचयन की परिभाषा लेकर के इसको समझाइए, तब आप इसको कैसे समझाएंगे। तो जब मैं मैग्नीशियम को लेता हूं तो मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन या ऋणात्मक भाग की वृद्धि होती है, इसलिए ये ऑक्सीकरण है। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन को लेता हूं, ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीजन में धनात्मक भाग की वृद्धि हो रही है। धनात्मक भाग की वृद्धि हो रही है, यहां पर वृद्धि हो रही है धनात्मक भाग की। जब धनात्मक भाग की वृद्धि होगी तो क्या होगा, अपचयन होगा। इसलिए यहां पर मैग्नीशियम का तो ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। अतः एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। इसलिए ये मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीकरण अपचयन की प्राचीन धारणा क्या होती है और उसमें किस प्रकार से। तो ऑक्सीकरण को पहले हमने केवल ऑक्सीजन वाली क्रियाओं को लिया, लेकिन अन्य समस्त क्रियाओं को ऑक्सीकरण की परिभाषा के अंदर सम्मिलित करने के लिए हमने परिभाषा का विस्तार कर दिया। ऑक्सीजन के समान क्रिया में भाग लेने वालों को ऋणात्मक कहा और हाइड्रोजन के साथ किया गया धनात्मक भाग कहा, और कमी वृद्धि के साथ में इसी परिभाषा में मैंने इन्हीं 3 लाइनों में मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की परिभाषा लिख दी है। आप उसको सेपरेट करके अलग करके समझ सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो, आज का वीडियो इतना ही है आपके लिए। इतनी बार कल को मैं आपको आधुनिक धारणा बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की धारणा बताऊंगा, आधुनिक धारणा बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन वो और ज्यादा सरल, धीरे धीरे सरल होती चली जाएगी। तो और उसके बाद में ऑक्सीजन। तो ये वीडियो मेरा कम से कम 4-5 ये जो टॉपिक है ये 4-5 वीडियो तब तक बनाऊंगा, तब जाकर के खत्म होगा। आज मैंने केवल एक प्रस्तावना रखी है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है। आशा करता हूं आपको ऑक्सीकरण अपचयन का प्रारंभिक ज्ञान हुआ होगा। आप इस वीडियो को अपने दूसरे अन्य साथियों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे साथियों को बताइए कि हमें ऑक्सीकरण अपचयन कहाँ से आया है और इसकी पूर्व धारणा क्या होती है। अब हम नई धारणा इसका क्या पढ़ेंगे वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।